गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई बहुत बेहतर चल रही होगी। मॉर्निंग की शुरुआत हो और कुछ न्यूज़ पता चले, कुछ इश्यूज़ पता चले कि क्या चल रहा है, और वो ऐसा न्यूज़ और इश्यूज़ हो जो आपके कैरियर को बनाने में भी हेल्प करता है ना। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो देख लेते हैं, काफ़ी एनर्जेटिक मूड में होते हैं सभी मॉर्निंग में। तो स्टार्ट करते हैं, इश्यूज़ क्या चल रहा है, मुद्दे क्या हैं, और इसके एंड में हम लोग MCQs जो इससे रिलेवेंट होती है उसे भी हम लोग करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इश्यूज़ देखते हैं कौन सा है हमारे पास। फर्स्ट इश्यूज़ क्या है? फर्स्ट इश्यूज़ है हमारे पास तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो गेम्स है उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में हुई है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि ये कौन सा है, ये थर्ड है। ओके, एंड कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में, गौतम बुद्ध नगर में। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान ये देना है कि अगर ये तीसरा है दैट मीन्स इससे पहले दो भी हो चुके हैं, इससे पहले दो भी हुए हैं। ये कौन सा था? ये तीसरा है, यानी फर्स्ट अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट की बात की जाए तो फर्स्ट कहाँ हुआ है? अगर फर्स्ट की बात की जाए तो फर्स्ट है आपका, फर्स्ट उड़ीसा, भुवनेश्वर में हुआ है, एंड सेकंड कर्नाटका। ओके, कर्नाटका के कहां पर है ये? कर्नाटका के बेंगलुरु में किया गया है, कर्नाटका के बेंगलुरु में किया गया है। ओके, चलिए, एंड ये थर्ड है जो आपका कहाँ हो रहा है? आपका उत्तर प्रदेश में हो रहा है, यूपी में हो रहा है। ओके, चलिए, तो यहाँ याद ध्यान रखना है, इसका आयोजन जो है, इसका आयोजन किस किस जगह में किया जाएगा। ये 4 जो आपके पास हैं, ये 4 पॉइंट ध्यान रखिएगा। फर्स्ट है गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, गोरखपुर और वाराणसी। वाराणसी में ही इसका समापन जो किया जाएगा। ओके, समापन, इसे मैं थोड़ा और सही कर दे रही हूँ। इसका समापन कहाँ किया जाएगा, यानी इसकी क्लोजिंग सेरेमनी जो होगी, समापन कहाँ हो रहा है इसका? उत्तर प्रदेश में। ओके, ये समापन हो रहा है, क्लोजिंग सेरेमनी यहाँ हो रही है, ये ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर 3-4 आपके पास पॉइंट्स हैं एग्जाम्स में आने के लिए। पहला तो इसका आयोजन कहाँ कहाँ किया गया है, वो हो सकता है कि आपके पास 4 ऑप्शन में बोल देगा कि निम्नलिखित में से किस स्थान का है। तो ये चारों ध्यान में रखिएगा। गौतम बुद्ध नगर से स्टार्ट हुआ है, लखनऊ में उसका आधिकारिक रूप से स्टार्ट किया गया था, बट प्लेइंग कहाँ से स्टार्ट हुआ है? तो गौतम बुद्ध नगर से। फिर गोरखपुर है, वाराणसी में समापन किया जा रहा है, उसकी क्लोजिंग सेरेमनी वहाँ पे की जाएगी। अब इस खेल का हम लोग देख लेते हैं कि इसका मस्कट, शुभंकर क्या है, इस खेल का शुभंकर या मस्कट क्या है, शुभंकर इस खेल की क्या है, शुभंकर इस खेल का क्या है? जीतू, 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 शुभंकर क्या है? जीतू। जीतू मतलब ये किस चीज को ये मतलब लोकेट करता है? जीतू का क्या हो गया? जीतू यानी जीतू जिसे हम बोल सकते हैं स्वैम्प डियर, यानी स्वैम्प डियर। ओके, जिसे आप ऐसे समझें बारहसिंघा, बारहसिंघा। ओके, या बारहसिंघा या दलदल हिरण, स्वैम्प डियर यानी दलदल हिरण। जितने भी पॉइंट्स यहाँ दे रही हूँ सभी के सभी क्या है? प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। अब इसके एक और चीज में ध्यान रखिएगा कि इसकी डेट कब से स्टार्ट हुई है। ये 25 मई टू 3 जून तक, 25 मई से लेकर 3 जून तक है। ओके, चलिए, और ये कब का है? ये 2022, ओके, 2022 का है। तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो कि यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले में शुरू हुआ है। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? फर्स्ट इसका उड़ीसा हुआ है, सेकंड इसका कर्नाटका, एंड थर्ड है ये जो आपके उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। ओके, चलिए, इसमें करीब करीब कितने एथलीट्स हैं? इसमें अप्रॉक्स 4750 आपके एथलीट्स होंगे। कितने होंगे? 4750 इसमें एथलीट्स होंगे। ओके, मोर देन कितना है? मोर देन 200 यूनिवर्सिटी हैं,
200 से ज्यादा क्या है विश्वविद्यालय हैं एंड यूनिवर्सिटी मोर देन दैट 200 से ज्यादा है। एंड अगर बात की जाए स्पोर्ट्स की तो कितना है 21 स्पोर्ट्स हैं 21। तो 21 आपसे पूछ सकता है ओके। स्पोर्ट्स कितने हैं 21 इसमें स्पोर्ट्स हैं। अब इसमें शामिल कौन कौन हुए हैं तो खेल एवं युवा मंत्री जो हैं हमारे कौन है वो अनुराग ठाकुर रहे हैं। मोदी जी इसका इनोवेशन किए हैं ओके वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किए हैं ये। तो बस इतनी सारी जो हैं इसमें पॉइंट्स ये आपकी एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से क्या है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ओके। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास, अब नेक्स्ट इशूज क्या है। नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी द्वारा सैनगोल स्थापित, एक्चुअली एक संसद भवन जो है आपका आरंभ किया जा रहा है। संसद भवन, नया संसद भवन बना है तो कब इसका इनॉग्रेशन कब हो रहा है। नए संसद भवन का इनॉग्रेशन हो रहा है 28 ऑफ मई, ठीक है, इसकी इनॉग्रेशन हो रही है। तो इस इनॉग्रेशन के मौके पर मोदी जी के द्वारा एक सैंगोल स्थापित किया गया है। सैंगोल स्थापित किया गया है मोदी जी के द्वारा। अब ये सैंगोल है क्या, देखते हैं ये सैंगोल क्या है ओके। ये सैंगोल है क्या, सैंगोल क्या है देख लेते हैं। सैंगोल ये क्या है, तमिल शब्द सेमई, तमिल एक वर्ड है सेमई, समई से लिया गया है जिसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है नीति परायणता। नीति परायणता यानी आप इसे लिख सकते हैं राइट। थोड़ा क्या कुछ स्टूडेंट्स को इसकी हिंदी समझने मुश्किल होगी तो ध्यान रखिएगा राइटिनियस ओके। क्या होगा राइट ओके राइटिनियस ओके। नीति प्रणयता एक तमिल शब्द है। सैंगोल किससे लिया गया है, तमिल शब्द से लिया गया है। तमिल शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है नीति प्रणयता ओके। अब यहाँ पर न्याय के प्रेक्षक के रूप में अपनी अटल दृष्टि के साथ देखते हुए हाथ से उत्कीर्ण नंदी इसके शीर्ष पर विराजमान है ओके। चलिए नंदी इसके शीर्ष पर विराजमान है। हम लोग सैंगोल को देख रहे हैं अभी, जिसे स्थापित कहाँ किया गया है, इसे स्थापित नए संसद भवन में किया गया है। सैंगोल के प्राप्तकर्ता के पास क्या होना चाहिए, न्यायपूर्ण और निष्पक्ष रूप से शासन करने के लिए आदेश होता है। क्या होता है, आदेश होता है ओके। सैंगोल के पास क्या होगा, जो इनके पास सैंगोल है उनके पास क्या होता है, वो न्याय जो करेंगे किस तरह से करेंगे, निष्पक्ष रूप से करेंगे ओके। इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, तो 14 अगस्त 1947 की रात को यानी हमारे इंडिपेंडेंस डे से एक दिन पहले जवाहरलाल नेहरू ने तमिलनाडु में थिरुवदिथुराई अधिनियम ओके, ये क्या है मठ, थिरुवदुथुराई अधिनियम, मठ के अधिनियमों ओके। मठ के कौन है, अधिनियमों यानी पुरोहितों से क्या किया था, सैंगोल को ग्रहण किया था। सैंगोल को ग्रहण किया था और उसी सैंगोल को प्रधानमंत्री के द्वारा कहां पर स्थापित किया जा रहा है, लोकसभा, कहां पर, लोकसभा में स्थापित किया जाएगा और यह अमृत काल का प्रतीक होगा। अमृत काल का प्रतीक होगा ओके। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चंस आपके बनेंगे ये आप जो देख रहे हैं, तमिल भाषा हो गई या थिरुवदिथुराई तमिलनाडु से अधिनियम, ये आपके हिस्ट्री वाले सेक्शन से क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकता है। इसे कहाँ देगा, वो हो सकता है कि इसको हिस्ट्री में ऐड कर सकता है, ठीक है, इसे हिस्ट्री में दे सकता है, तो ध्यान रखिएगा ये। चलिए ये हिस्ट्री वाले सेक्शन में आ सकता है। अब इससे रिलेटेड और क्या फैक्ट्स देख लेते हैं, इससे रिलेटेड और क्या है। हाँ चलिए ये हो गई आपकी सैंगोल को लेकर के। अब हम लोग देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय कूद मीटिंग में मुरली श्रीशंकर ने स्वर्ण और जैस्मिन एल्ड्रिड ने रजत जीता है। किसमें जीता है, किसमें जीता है, अंतर्राष्ट्रीय कूद मीटिंग में यानी जंपिंग, अंतर्राष्ट्रीय जंपिंग में किसने जीता है, मुरली श्रीशंकर ने। किसने, मुरली श्रीशंकर ने, मुरली श्रीशंकर ने जीता है ओके। कितनी है, करीब करीब 8.18 मीटर की, इस इतने मीटर की जंपिंग, ठीक है, कितनी थी 8.18 मीटर की जंपिंग में कौन सा जीता है इन्होंने, मुरली श्रीशंकर ने स्वर्ण गोल्ड जीता है और जैस्मिन एल्ड्रिन
ने रजत जीता है, जैस्मिन एल्ड्रिन ने रजत जीता है। तो केवल इस यहाँ से केवल अगर पूछता है कि जो इंटरनेशनल जंपिंग मीटिंग में क्या होता, मुरली श्री शंकर ने क्या जीता है, गोल्ड, और जैस्मिन एल्ड्रिन ने रजत जीता है। केवल इतना ही, ज्यादा और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। गोवा में पर्यटन सहयोग बढ़ाने के लिए उत्तराखंड सरकार के साथ समझौता। तो ये समझौता कहाँ की गई है, ये समझौता कहाँ की गई है, गोवा में। समझौता कहाँ हो रही है, गोवा में। ओके, चलिए, गोवा में पर्यटन सहयोग। क्वेश्चन यहाँ ऐसे इस प्रकार से भी आ सकता है कि पर्यटन सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किन दो राज्यों के मध्य में क्या हुआ है, समझौता हुआ है, एमओयू हुआ है। किन दो राज्यों के मध्य में, तो गोवा है और दूसरा क्या है, उत्तराखंड। ये दोनों गवर्नमेंट मिलकर के क्या कर रही है, पर्यटन सहयोग को बढ़ा, और ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ भी है, ये फर्स्ट टाइम है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं गोवा के सीएम कौन है, गोवा के सीएम कौन है, गोवा के सीएम कौन है, प्रमोद सावंत। ओके, प्रमोद सावंत, प्रमोद सावंत गोवा के सीएम है। चलिए, तो इन्होंने यहाँ पर, लेकिन ये हुआ क्या है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। तो ये पर्यटन मंत्री कौन है, पर्यटन मंत्री अगर बोला जाए गोवा में, पर्यटन मंत्री कौन है, पर्यटन मंत्री कौन है, श्री रोहन खोंटे, खोंटे, श्री रोहन खोंटे। ओके, रोहन खोंटे कौन है, ये रोहन खोंटे, रोहन खोंटे इन्होंने, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया कि गोवा के जो सीएम है प्रमोद सावंत है, लेकिन ये पर्यटन मंत्री जो श्री रोहन खोंटे हैं ये थे। और उत्तराखंड के कौन है, उत्तराखंड के कौन है, पुष्कर सिंह धामी। कौन है उत्तराखंड के सीएम, पुष्कर सिंह धामी। इन दोनों ने मिलकर के इसे क्या किया है, पुष्कर सिंह, श्री पुष्कर सिंह धामी, धामी, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर क्या किया है, पर्यटन सहयोग बढ़ाने के लिए एक एमओयू पर एमओयू किया है, यानी समझौता किया है। ओके, क्या किया है, एक एमओयू किया है, यानी समझौता। इसका उद्देश्य क्या है, इस जो सहयोग बढ़ाया जा रहा है, पर्यटन सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य क्या है, तो मोदी जी का एक जो चल रहा है पहल क्या है, देखो अपना देश। मोदी जी की एक पहल क्या है, देखो अपना देश, देखो अपना देश। इस पहल को, इस पहल के साथ जोड़ा जाएगा इसको, ठीक है। इस पहल के साथ तो क्या होगा, अगर पर्यटन सपोज दोनों मिलकर के कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजें होंगी, जैसे इनकी संस्कृति का होगा, और व्यापार में भी काफी मतलब इस तरह से क्या दोनों ही राज्य को क्या होगा, व्यापार में फायदा हो जाएगा, एक दूसरे की संस्कृति से अवगत होंगे, खान पान हर चीज का वहां पे क्या होगा। तो इसलिए एक चलाया जा रहा है, दो राज्य जो मिलकर कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या किया जाएगा कि जो पर्यटक आएंगे उनको गोवा और उत्तराखंड जो करीब करीब दूरी आपकी 2.5 घंटे में लोग तय कर लेंगे, ऐसा किया जा रहा है, ठीक है। काफी डिस्टेंस है गोवा टू उत्तराखंड, लेकिन करीब जो 7 घंटे लगते हैं उसको कितना क्या किया जाएगा, 2.5 घंटे में लोग पार कर लेंगे। यानी जो पर्यटक होंगे, जो यात्री होंगे, उनके लिए क्या किया जा रहा है, ये सीधी उड़ान सेवा स्टार्ट की जा रही है, सीधी उड़ान सेवा। अब अगर कहीं जाने के लिए, कहीं घूमने के लिए अगर टाइम कम लगे, है ना, तो कोई भी जाना चाहता है कि चलो चले जाते हैं, घूम के हम लोग आ जाएंगे। और दोनों ही जगह क्या है, अपने आप में काफी, दोनों ही जगह अपने आप में अच्छा जगह है। उत्तराखंड को बोला जाए कि प्रकृति के लिए, तो गोवा को आप बोल सकते हैं कि अगर एंजॉय करना हो तो गोवा, ठीक है। तो दोनों ही जगह बहुत सही है। तो ये काफी एक अच्छी, फर्स्ट टाइम ऐसा पहल किया गया दो राज्यों के बीच में कि पर्यटन के सहयोग को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। ओके, चलिए, ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, भारत के दूरस्थ क्षेत्रों में, यानी जो दूर वाले एरिया हैं, कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा, भारत के जो दूरस्थ एरिया हैं वहां पर कनेक्टिविटी को सॉरी कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा RCS, ओके, ये क्या है, RCS, ओके, RCS रीजनल कनेक्टिविटी सिस्टम, ओके। उड़ान का कौन सा एडिशन है ये, 5.1। उड़ान यानी क्या है, उड़ान
याद है किसी को ये उड़ान क्या है? चलिए बता रही हूँ। तो उड़ान का ये संस्करण लॉन्च किया गया है। तो किसके लिए उड़ान जो ये किया गया है, किसके लिए? तो भारत के दूरस्थ क्षेत्रों में, जो दूर वाले एरिया हैं, वहाँ कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए किसके द्वारा? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा किया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा यह किया गया है। ओके, क्या किया गया है? तो आरसीएस उड़ान का कौन सा संस्करण है? ये 5th संस्करण को लॉन्च किया गया है। यानी इससे आरसीएस, सबसे पहले तो आरसीएस को आप लोग लिखे। सबसे पहले आरसीएस है क्या, ये जान लें। आरसीएस का मतलब क्या होता है? रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। ओके, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है। और उड़ान क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। उड़े देश का मतलब ये पहल जो स्टार्ट की गई है, ऐसा नहीं है कि उड़ान है अगर आप फ्लाइट्स जा रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने जब उड़ान को स्टार्ट किया था तो इनका क्या था कि जो आम नागरिक हैं वो भी फ्लाइट से जर्नी कर सकता है। तो उन्होंने किया था उड़े देश का आम नागरिक। तो इसका ऑलरेडी 4th एडिशन जो है कंप्लीट हो चुका है। अब ये जो स्टार्ट की गई है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, उड़ान की ही है। किसकी है ये? उड़ान के तहत की गई है। किसने स्टार्ट किया है? तो नागरिक एवं उड्डयन मंत्रालय ने। ओके, तो इसमें ये पूछ सकता है उड़ान का कौन सा है ये एडिशन के द्वारा किया गया है? तो 5.1 है, या आप 5th ऐसे भी याद रखिएगा। अब तक उड़ान के टोटल जो है, उड़ान के कितने 4th एडिशन पूरे हो चुके हैं। उड़ान के अब तक क्या हुए हैं? 4th एडिशन पूरे हो चुके हैं उड़ान के। 4th एडिशन कंप्लीट। मेरी पूरी प्रयास है कि मैं बहुत बेसिक से समझाते चलूं, ठीक है। मेरी प्रयास ये है कि जो पीछे से भी अगर कुछ है तो उसे भी लिखकर समझाते चलूं। उड़ान की 4th एडिशन कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर सवाल क्या है? जनरली बच्चों को लगता है कि अच्छा यहाँ से सवाल क्या बन सकता है, चलो इसे स्किप कर देते हैं ना, फटाफट वो याद क्या कर लेंगे, याद जो दिमाग में रखेंगे कि अच्छा जंपिंग में जो अंतर्राष्ट्रीय कूद जो जंपिंग है उसमें किसको गोल्ड मिला है और किसको सिल्वर मिला है, कुछ ऐसा याद कर रखेंगे। इस तरह की चीज़ों को छोड़ देते हैं, लेकिन ये गलती मत कीजिएगा आप लोग। ओके, तो भारत के जो दूर वाले एरिया हैं उनकी कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए किस मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, कौन सी स्कीम है? आरसीएस स्कीम है, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है। और कौन इसको उड़ाने में मदद कर रहा है? तो ये उड़ान की 5th एडिशन है। अब तक 4th उड़ान की एडिशन कंप्लीट हो चुकी है। और उड़ान का मतलब क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आयरलैंड शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। आयरलैंड क्या है? स्वास्थ्य चेतावनी पर लगाने वाला। इसमें आयरलैंड, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट, इसमें और कुछ नहीं है। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी, शराब पर क्या है? शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश। दैट्स इट। ओके, दुनिया का पहला देश। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कौन से मुद्दे हमारे पास। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, ओके, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारतीय उद्योग परिसंघ CII के वार्षिक सत्र को संबोधित किया। किसने किया है? CII के जो सेशन है उसको संबोधित किसने किया है? एनुअल सेशन को। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी ने। किस चीज को? भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII, इसके एनुअल सेशन को इन्होंने संबोधित किया है। तो भारतीय उद्योग परिसंघ का जो वार्षिक सत्र हुआ है उसको निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा या किस मंत्री के द्वारा क्या किया गया है? संबोधित किया गया है। तो इसका क्या हो जाएगा? नितिन गडकरी। केवल यहाँ पे CII का जरा फुल फॉर्म देख लें कि क्या है। ओके, CII अर्थात क्या है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री।
ओके, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पर्यावरण मंत्रालय ने ताल छापर अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में नामित करने का प्रयास किया है। ओके, किस मंत्रालय ने किया है? ये किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है? पर्यावरण मंत्रालय। पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री कौन है? पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। कौन है? भूपेंद्र यादव। ओके, भूपेंद्र यादव। इन्होंने क्या किया है? ताल छापर। क्या किया है? ताल छापर अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में। तो अब सवाल ये आता है, किसको किया है इन्होंने? किसको किया है? ताल छापर को। ओके, ताल छापर। अब हमें ये देखना है, ये ताल छापर अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में नामित करने का प्रस्ताव दिया है। ओके, तो ये ताल छापर अभ्यारण्य ये है कहाँ? ये ताल छापर कहाँ है? ये आपके राजस्थान में है। राजस्थान में है। यह अभ्यारण्य कहाँ है? राजस्थान में है ताल छापर। ओके, ध्यान रखिएगा, राजस्थान में है ये। क्लियर? चलिए, पर्यावरण मंत्रालय, ये आपके वन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होती है ना, वन लाइनर की, उसमें यहाँ पर ये डायरेक्ट पूछ देगा कि किस मंत्रालय के द्वारा या पर्यावरण मंत्रालय ने किस अभ्यारण्य को, पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा किस अभ्यारण्य को क्या किया गया है? इको सेंसिटिव जोन के रूप में इसको नामित करने का प्रस्ताव दिया गया है। तो ये आपका हो जाएगा ताल छापर अभ्यारण्य, जो कि कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जॉर्जी गॉस्पोडिनोम और एंजेला रॉडल ने टाइम शेल्टर उपन्यास के लिए 2023 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। ओके, तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि किसने जीता है? तो कौन है? जॉर्जी, बस एक छोटा सा याद रखिएगा तो भी याद हो जाएगा। एंड एंजेला रॉडल ने टाइम शेल्टर, किसके लिए? टाइम शेल्टर उपन्यास के लिए। उपन्यास कौन सी है? टाइम शेल्टर। ओके, टाइम शेल्टर उपन्यास के लिए क्या, कौन सा है ये अवार्ड? कौन सा है? इंटरनेशनल बुकर अवार्ड। ओके, किस ईयर का है? 2023 का है ये, दिस साल। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे। टाइम शेल्टर अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाला फर्स्ट थिंग, ये पहला बल्गेरियाई उपन्यास बन गया। ये फर्स्ट बल्गेरियाई उपन्यास है। हो सकता है जो मतलब 99.9% स्टूडेंट क्या करेंगे, सबसे पहले ये दो नाम याद रखेंगे, जॉर्जी एंड किसका? एंजेला का। ठीक है, ये दो नाम याद रखेंगे। ये याद नहीं रहेगा कि ये कहाँ का पहला उपन्यास बन गया है। तो फर्स्ट बल्गेरियाई उपन्यास बन गया है। ओके, ये यहाँ से स्टार्ट करें, ये तो याद हो ही जाएगा, इसे स्टार्ट करना आरंभ करें कि पहला बल्गेरियाई उपन्यास बन गया है। यह जॉर्जी गॉस्पोडिनोव द्वारा लिखा गया है। ये क्या किया गया है? इनके द्वारा, जो जॉर्जी गॉस्पोडिनोव है, इनके द्वारा ये लिखा गया है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो आपके क्वेश्चन ना छूटे, तो जिस तरीके से बताती हूँ कि पहले कहाँ से इसको स्टार्ट करना है, वो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अमूमन जहाँ लोग ध्यान नहीं देते हैं, अगर आप वहाँ ध्यान रख जाएंगे तो क्वेश्चन छूटेगी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन वैसा नहीं कि डायरेक्ट इसको लेकर के उठाता है, थोड़ी सी स्ट्रेटेजी उसकी भी चेंज हो गई। ओके, तो किसके द्वारा लिखा गया है? यह जॉर्ज, ये इनके द्वारा लिखा गया है, ये लिखा गया है। फाइन। एंड एंजेला रॉडल द्वारा इसका क्या किया गया है? अनुवाद किया गया है। ये इन्होंने क्या किया है? एंजेला रॉडल ने अनुवाद किया है, ट्रांसलेट किया है, अनुवाद किया है। क्लियर? गॉट माय पॉइंट? अब यहां पर आगे देख लेते हैं। टाइम शेल्टर एक ऐसे क्लिनिक की कहानी है। ठीक है, टाइम शेल्टर क्या है? टाइम शेल्टर, इस वर्ड से भी थोड़ा सा सोचिएगा कि एक समय टाइम शेल्टर, थोड़ा सा अगर इस पर थोड़ा सा थिंकिंग करेंगे तो अपने आप और क्लियर हो जाएगा। एक क्लिनिक की कहानी है जहां पे अतीत को क्या किया गया है? रिक्रिएट किया गया है। मतलब वन काइंड ऑफ आप सोच सकते हैं कि सोचा गया, क्रिएशन किया गया है कि हर मंजिल को एक अलग दशक के रूप में दिखाया जाता है। क्लिनिक में सपोज अगर 4 मंजिल है, 4th फ्लोर तक क्लिनिक बनी हुई है, तो फर्स्ट फ्लोर में 10 साल का दिखाया गया, आगे की नेक्स्ट फ्लोर में आगे की 10 साल की कहानी जो कि रिक्रिएट की गई है, एक क्लिनिक की कहानी। ओके, इसका मकसद क्या है?
ऐसे लोगों का जो डिमेंशिया के शिकार हैं, यानी जो भूल जाते हैं, है ना, डिमेंशिया से पीड़ित हैं। कुछ लोग, ऐसी है बीमारी, डिमेंशिया क्या होती है, एक एज में जब बुजुर्ग अवस्था आता है तो डिमेंशिया से क्या होता है, पीड़ित हो जाते हैं, डिमेंशिया से पीड़ित हो जाते हैं, और पुरानी बातें क्या होता है, भूल चुके हैं, पुरानी बातें भूल चुके हैं। इसलिए ही ऐसा बोला गया है कि क्लिनिक की कहानी है। ओके, टाइम शेल्टर मतलब, टाइम शेल्टर मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं एक शेल्टर मतलब आप वहां जाकर के फॉर द टाइम बीइंग के लिए वहां रुक रहे हैं, शेल्टर ले रहे हैं, रुक रहे हैं, ठीक है। ऐसा कभी बोला, अच्छा कहाँ शेल्टर लिए, वो कहाँ रुके हुए हो, ऐसा कुछ बोला जाता है ना बातों के दरमियान कभी कभी। तो टाइम शेल्टर वही है कि एक क्लिनिक पे बेस्ड है, जहां उस मंजिल में जितनी भी मंजिलें बनी हुई है, तो हर मंजिल में एक दशक की ऐसी कुछ कहानी जुड़ी हुई है और इसको रिक्रिएट किया गया है। ओके, दूसरी चीज क्या है, इसका मकसद क्या है, क्यों ऐसा जो ये बुक को लाया गया है, इसका मकसद ये है कि जो डिमेंशिया से पीड़ित हैं, आप देखेंगे कि घर में सपोज दादी हो, जो बुजुर्ग व्यक्ति खास करके दादी हो या दादाजी हो, नानी हो, नाना हो, तो एक एज के बाद ये डिमेंशिया जो है वो बीमारी आ ही जाती है, ठीक है। और वो क्या होता है, भूल जाते हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा भूल के ही रहेंगे, आपको कुछ टाइम के लिए पहचान जाएंगे, फिर कुछ टाइम के लिए भूल जाएंगे, ये चीजें हैं, ठीक है। तो इस उपन्यास इस सवाल से संबंधित है कि जब हमारी यादें गायब हो जाती हैं तो हमारे साथ क्या होता है। ओके, ये चलिए अब देख लेते हैं और इसमें क्या है। गॉस्पेडानोवो ने कहा कि वह थॉमस मॉन और मार्शल प्राउस्ट जैसे लेखों से प्रभावित है। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, इसको ध्यान नहीं देखना है, पढ़ना भी नहीं इसे। 2022 में टाइम शेल्टर के इतावली अनुवाद ने प्रेमियो स्ट्रेगा यूरोपीय पुरस्कार जीता। ओके, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये थोड़ा देख लीजिएगा किसने जीता है। तो इसका जो इतालवी अनुवाद हुआ था, तो उसमें प्रेमियो स्ट्रेगा ने, बस हल्का सा देखना है इसे, ध्यान उतना ये नहीं कि बिल्कुल फिट कर लेना दिमाग में, नहीं, इसे बस हल्का सा लेकर के चलेगा। इतालवी इतना होना चाहिए कि अगर एग्जाम में कुछ ऑप्शन में है तो ट्रिक मार दिया वहां पे। तो इतालवी अनुवाद ने प्रेमियो स्ट्रेगा यूरोपीय पुरस्कार जीता है, इसी का अनुवाद हुआ था जब इतालवी भाषा में। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास क्या है, आज एमसीक्यूज है। ओके, मुद्दे तो आज उतने नहीं है, एमसीक्यूज पे आते हैं, देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो फर्स्ट है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का कौन सा संस्करण 23 मई को उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में शुरू हुआ है। किसका, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का कौन सा संस्करण था, ये कौन सा संस्करण है, ये पूछ लिया, संस्करण ही पूछ लिया है। ऑप्शन ए है दूसरा, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी चौथा, ऑप्शन डी पांचवा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये तीसरा संस्करण था। पहला और दूसरा कहाँ हुआ है, इसका दूसरा संस्करण कहाँ हुआ है, कर्नाटक के बेंगलुरु में, कर्नाटक के बेंगलुरु में दूसरा संस्करण हुआ है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का कौन सा संस्करण 23 मई को यूपी के गौतम बुद्ध, यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी इसका स्टेटमेंट देख लीजिए, एक आंसर आपको यहाँ भी मिल जाएगा कि यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले में शुरू, ठीक है, यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले में। और ये कहाँ कहाँ हो रहा है, गौतम बुद्ध नगर जिला है, लखनऊ है, वाराणसी है एंड गोरखपुर है। वाराणसी में क्या होगा, ये समापन जो होगा वो वाराणसी में होगा, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पर्यावरण मंत्रालय ने ताल छापर अभ्यारण्य ओके इकोसिस्टम जोन के रूप में नामित करने का प्रस्ताव दिया है। तो फर्स्ट थिंग तो इस लाइन को ही ऐसे याद रखिएगा, ये अपने आप में आपके लिए क्या है, ये अपने आप में आपके लिए एक फैक्ट्स है, ये फैक्ट हो गया, यहां तक फैक्ट हो गया। पर्यावरण मंत्रालय ने ताल छापर अभ्यारण्य को इकोसिस्टम जोन के रूप में प्रस्तावित किया है। यह किस राज्य में स्थित है, यह किस राज्य में स्थित है, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा एंड ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो ये आपका राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्जी गॉस्पोडिनोव और एंजेला रॉडेल ने डैश उपन्यास के लिए 2023 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। किस उपन्यास के लिए इन्होंने जीता है, ए इम्पॉसिबल ऑब्जेक्ट, बी न्यू वर्ल्ड, सी टॉम्ब ऑफ सैंड एंड डी टाइम शेल्टर। तो किसके लिए जीता है, टाइम शेल्टर के लिए जीता है, टाइम शेल्टर के लिए। अच्छा, टॉम्ब ऑफ सैंड का कुछ समझ में आया, टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए भी इसे भी लास्ट ईयर, ये लास्ट ईयर के लिए 2022 के लिए, 2022 का ये मैन बुकर था ना, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 का था ये। गीतांजलि याद आया, गीतांजलि है ना, उन्हीं को दिया गया था। चलिए ये 2022 की है, 2022 की है टॉम्ब ऑफ सैंड एंड 2023 की है टाइम शेल्टर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
टाइगर शार्क 40 अभ्यास के संबंध में थोड़ा सा स्टेटमेंट दिया गया, उस पर विचार करना है। ऑप्शन 1 है चट्टोग्राम में बीएनएस नार्विक में अभ्यास टाइगर शार्क शुरू हुआ। यह एक संयुक्त बांग्लादेश अमेरिकी नौसेना अभ्यास है। अब यहाँ पे बताना कि कौन सा सही है। देखिए मैं यहाँ बता रही हूँ आप लोगों को कि टाइगर शार्क जो है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि ये क्या है। टाइगर शार्क आपका एक एक्सरसाइज है, ये क्या है, एक्सरसाइज है। ये टाइगर शार्क एक अभ्यास है जो कि दो कौन कौन से कंट्री हैं, यह एक इन दोनों के बीच में यह अभ्यास किया गया है। ओके, बांग्लादेश और अमेरिकी नौसेना का यह अभ्यास है। और चट्टोग्राम में बीएनएस नार्विक में यह अभ्यास को शुरू किया गया है। चट्टोग्राम कहाँ, बीएनएस नार्विक में अभ्यास को स्टार्ट। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है आपके, सही है। 2 और 3 दोनों सही हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास। किस राज्य सरकार ने 6000 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा की है। कौन से राज्य सरकार ने किया है। ए एमपी, बी हरियाणा, सी पंजाब एंड डी राजस्थान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एमपी। एमपी ने क्या किया है, जो 6000 ऐसे अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा की है। इसके साथ एमपी में पीएम मित्रा पार्क भी स्टार्ट किया गया है। एमपी में और क्या हुआ है, एमपी में और क्या है, पीएम मित्रा पार्क। इसका भी क्या हो गया है, इसकी भी अप्रूवल मिल गई है। ओके, इसकी भी अप्रूवल मिल गई है पीएम मित्रा पार्क की। ओके, एमपी में। इसके अलावा और भी मैंने कुछ बताया है एमपी से रिलेवेंट। और क्या था एमपी से रिलेवेंट, चलिए ठीक है नेक्स्ट देख लेते हैं। बिल्कुल कमेंट करके आप लोग बताइएगा। यस, बिल्कुल कमेंट करके बताना है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 24 मई 2023 को नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ के वार्षिक सत्र को संबोधित किया और उद्योग जगत से मिशन हाइड्रोजन को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें अपने आप में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्या किया गया है, उद्योग जगत से मिशन हाइड्रोजन को प्राथमिकता देने का आह्वान किया है। सीआईआई की जो बैठक हुई थी वार्षिक सत्र को, जो नितिन गडकरी ने संबोधित किया था, उसमें उन्होंने मिशन हाइड्रोजन को प्राथमिकता देने का आह्वान किया है। मिशन हाइड्रोजन। ओके, अब ऑप्शन क्या है, क्या पूछा है, उद्योग जगत से होने का आह्वान किया है। ठीक है, किसने किया है, तो ऑप्शन ए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त और कॉर्पोरेट मंत्री निर्मला सीतारमण, गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा किया गया है ये। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। गोवा ने पर्यटन सहयोग बढ़ाने के लिए किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। पर्यटन सहयोग बढ़ाने के लिए ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी मणिपुर एंड ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन गोवा के साथ क्या है, गोवा ने पर्यटन सहयोग को बढ़ाने के लिए उत्तराखंड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मई 2023 में असम और मेघालय के मुख्यमंत्रियों ने सीमा पार डैश अन्य क्षेत्रों में विवाद को हल करने के लिए बातचीत की है। किसने, किन 2 राज्यों के मुख्यमंत्री ने बात किया है, तो असम और मेघालय के। और कितने जगहों के लिए बात किया गया है, तो यह ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। 6 होंगे। ठीक है, असम और मेघालय के मुख्यमंत्रियों ने सीमा पार 6 अन्य क्षेत्रों में विवादों को हल करने के लिए बातचीत किया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, 2023 की इंटरनेशनल जंपिंग मीटिंग में स्वर्ण किसने जीता है। ए जैस्विन एल्ड्रिन, बी जालन रकर, सी रित अब्राहम एंड डी मुरली श्रीशंकर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुरली श्रीशंकर ने स्वर्ण जीता है एंड जैस्विन एल्ड्रिन ने रजत यानी सिल्वर जीता है। इन्होंने सिल्वर जीता है। ओके, चलिए अब देख लेते हैं। हाँ, लास्ट क्वेश्चन, ये हमारा आज लास्ट क्वेश्चन है एमसीक्यूज। नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर नए संसद भवन में पीएम मोदी द्वारा सैनगोल स्थापित किया जाएगा। इस सैनगोल को भारत के निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री द्वारा स्वीकार किया गया था। ए जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी इंदिरा गांधी एंड डी चौधरी चरण सिंह। विच वन इज द राइट आंसर, जवाहरलाल नेहरू। ओके,
चलिए, तो आज की हम लोगों की एमसीक्यूज़ की जो सेशन है और विथ इश्यूज़ के साथ कंप्लीट हुई। अगर इसमें किसी भी तरह की कोई अगर आप में परिवर्तन कुछ चाहिए कि नहीं और कुछ ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वन लाइनर ही हो या मैं एक्सप्लेन करूँ, जैसा भी आप लोगों को लगे, तो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ओके? अगर किसी तरह की कोई चेंजिंग चाहिए, क्योंकि ये क्लास आपकी है, आपके लिए ही क्लास ली जा रही है, ओके? तो इसका ध्यान रखिएगा कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा आप बेनिफिट उठाएँ। अगर कहीं पे भी कहीं कुछ इश्यूज़ आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा हो या लगता है कि नहीं कुछ इस तरह से भी हो, तो ज़रूर मुझे बताएँ। एक कमेंट आया था कि हाँ, स्पोर्ट्स को लेकर के, तो इसलिए आज मैंने एक स्पोर्ट्स का डाल भी दिया था, वो जंपिंग वाला क्वेश्चन, ओके? तो वो भी होगी क्लास में, इश्यूज़ जितने भी हैं और ये करंट अफेयर्स की क्लास जितने आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, सभी के लिए यूज़फुल है। इसलिए मैं दोनों तरीके से बताती हूँ, ऑब्जेक्टिव भी दे देती हूँ कि वन लाइनर भी बताती हूँ और जहाँ एक्सप्लेन करना है वो भी करती हूँ। इसके बावजूद अगर आपको कुछ किसी प्रकार की कोई चेंजिंग की ज़रूरत होगी, जिससे आपको बेनिफिट मिले, आपको पढ़ाई में और सहयोग मिले, तो ज़रूर आप लोग कमेंट करें, ओके? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट करंट अफेयर्स की क्लास में नए इश्यूज़ के साथ, नए मुद्दों के साथ और एमसीक्यूज़ के साथ, ओके? थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।